मिस प्रियंका कुमारी, आपको बहुत बहुत बधाई कि जैसे आपका जो मैं पिछले 3 साल से, यस आई थिंक मे बी आई नो मोर देन आई मीन 4 years, बट जैसे आप नेचर में छाई हुई हैं और साइंस में अभी रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया है, तो मुझे लगा कि एक ऐसा इंटरेक्शन बनता है, बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है। आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम आई हैव सीन मैनी ग्रेट साइंटिस्ट जो उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, स्पेशली विज्ञान के क्षेत्र में कहा जाए तो। ओके, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात करेंगे हम लोग। जैसे आपने मास्टर्स किया जेएनयू से, फिर हमारे साथ जुड़ी, फिर कैंट स्टेट गई आप मटेरियल साइंस प्रोग्राम में, और उसके बाद से आपका जो मैं रिसर्च के प्रति सक्सेस देख रहा हूँ, इट फील्स लाइक यू आर वेरी ब्लेस्ड विद ग्रेट थिंग्स। Yeah, I think. And it started from 2021. Like, actually, from 2020 when I came into contact with you, and from that point we started thinking about these things. And before that, even I did not have idea what is science and nature, like how to publish there, how people reach there. It Very was true. like beyond imagination. But now, yeah. So you come from which place in India? I'm from a village in Rajasthan. It is in Sikar district of Rajasthan. Okay, बहुत छोटी जगह से। So my village name is Ladwa. Yeah. Maybe like it is very small village, so मुझे people याद है think जब आपने वीडियो बनाया था 2021 में, आपने वो सब बैकग्राउंड दिखाया था। हाँ। उस टाइम कोविड के टाइम पर घर पर थे। हाँ। यस यस यस। तो आप अभी कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? अभी हम केंट स्टेट यूनिवर्सिटी केंट ओहायो में हैं, यूएस में। विच प्रोग्राम? It's material science graduate program, and it is in Liquid Crystal Institute. So here in Kent State, we have a like separate institute other than physics. It's like material science graduate program, but we have an institute which is Advanced Materials and Liquid Crystal Institute. यस आई रिमेम्बर। So mostly it is focused on liquid जब crystals. हम लोग मैं आपका देखो कैंट स्टेट का एसओपी देखना चाहता हूँ। So I think it was a goal statement. They call it goal statement. Yes, and we have discussed about Liquid Crystal Institute in the specific statement of purpose. कब आपने वहाँ ज्वाइन किया और पहले साल आपने क्या सब वहाँ पे स्टडी की थी? So basically, मैंने join fall 2021 में किया. It started 2021 तो कोविड का सेशन था. Were you able to go uh, into 2021 itself? yeah, from fall they started in-person classes, so I joined in fall 2021, and most of our classes were in person at that time. Okay. So I came here in September 2021. Okay. तो क्या सब क्लासेस थी, क्या सब्जेक्ट थे उसमें? मोस्टली जो ये मटेरियल साइंस ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो लिक्विड क्रिस्टल फोकस्ड है, तो यहाँ पे हमारे मैक्सिमम कोर्सेज लिक्विड क्रिस्टल के रिसर्च बेस्ड ही कोर्सेज हैं बेसिकली वो। तो प्रोफेसर्स मोस्टली अपने रिसर्च के बारे में ही और बेसिक जो लिक्विड क्रिस्टल बेसिक्स हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो क्लासेस मतलब ज़्यादातर रिसर्च रिलेटेड क्लासेस ही थी। When you say liquid crystal, इसका क्या मतलब होता है? कॉमन व्यक्ति जो बहुत अच्छे से रिसर्च में नहीं जानते, तो क्या जैसे कहेंगे? हम लोग सॉलिड्स और लिक्विड्स अलग अलग से जानते हैं। तो सॉलिड्स जैसे कि जो मतलब इजीली फ्लो हो सकते हैं, जिनका कोई अलाइनमेंट नहीं होता, और सॉरी लिक्विड्स एंड सॉलिड्स जिनमें कि मॉलिक्यूल्स का फिक्स अरेंजमेंट होता है, अलाइनमेंट फिक्स होता है, फिक्स क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती है। तो लिक्विड क्रिस्टल दोनों को मिला के जो अच्छा। इंटरमीडिएट फेज है दोनों का, वो लिक्विड क्रिस्टल है, जिनमें कि एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर अलाइनमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। बट अगर एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखें तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर पैरामीटर और ऑर्डर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो कोई फिक्स नहीं होता। तो इसमें मतलब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लिक्विड से आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है जो सॉलिड से आती हैं। जैसे पानी लिक्विड हो गया और कोई आयरन हो गया, मतलब रॉड, उसको सॉलिड कह लीजिए, इनके और बीच एक की और बात कर रही है।
स्पेशल थिंग है इसमें लिक्विड क्रिस्टल्स में, जैसे मॉलिक्यूल्स जो जनरली सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स है वो जो जनरली लोग स्टडी करते हैं, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल सबसे जो ज़्यादा स्टडीड मटेरियल है वो निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल है। तो निमेटिक के मॉलिक्यूल्स है वो रोड लाइक होते हैं, मतलब इलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स होते आई हैं। डोंट नो दैट। तो उनका एक प्रीफर्ड डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होता है, क्योंकि रोड्स को हम एक डायरेक्शन के अलोंग अलाइन कर सकते हैं, तो वो एक डायरेक्शन के अलोंग कोई अलाइन एग्जांपल दीजिए जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जानते हो लिक्विड क्रिस्टल के बारे लिक्विड क्रिस्टल एग्जाम्पल तो मतलब जैसे जो मटेरियल्स के नाम तो ऐसे 5CB जो केमिकल नेम्स हैं, पर जो लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज है जो डेली लाइफ में वो हम हमारी सारी स्क्रीन्स में करते हैं, जैसे LCD में? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही है। हाँ हाँ, तो यस जो यस। जितने भी डिस्प्लेज हैं उनमें हम लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल यदि कॉमन, तो साइंस की भाषा में से आई डू अंडरस्टैंड क्या कह रही हैं आप। तो लिक्विड क्रिस्टल इज नॉट लिक्विड फॉर कॉमन मैन, राइट? लिक्विड क्रिस्टल मतलब कि लिक्विड होता भी है और नहीं भी होता। साइंस की तो भाषा में आप कह रही हैं यदि आप डिस्प्ले कहें हमारे लिए, तो डिस्प्ले यदि कॉमन मैन के लिए इट्स सॉलिड, उसको टच भी करें तो इट इज सॉलिड। पर जो मटेरियल होता है जैसे हमारे डिस्प्लेज में जो होते हैं उसमें दो ग्लास प्लेट्स होते हैं, और दो हम्म। ग्लास प्लेट्स के बीच में लिक्विड क्रिस्टल फिल किया हुआ होता है। ओके। तो अगर यदि हम वो प्लेट निकाल दें तो क्या वो बह जाएगा? इट विल फ्लो? हाँ, मतलब वो जैसे जेल, जनरली वो थोड़ा सा वाटर से ज़्यादा डेंस्ड है, ओके तो वो ओके। जेल जैसे होता है। आई सी पर आई सी। थोड़ा मतलब अगर लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज में देखें तो वो थोड़ा ज़्यादा लिक्विड जैसा दिखता है। हाँ, मैं आपकी बात को समझा, शायद बाकी लोग भी समझ रहे हो। इट्स काइंड ऑफ अ जेल फॉर नाउ। तो क्या हाँ, प्रॉपर्टीज हैं, क्यों ये डिस्प्ले के रूप में यूज होता है? तो सबसे मेन प्रॉपर्टी तो है कि जो हम कलर्स देख पाते हैं डिस्प्लेज में, हम्म। तो ये कलर्स लिक्विड क्रिस्टल में बाय रेफरेंस, लिक्विड क्रिस्टल्स आर बाय रेफरेंजेंट मटेरियल। बाय ओके। रेफरेंजेंट मींस कि जो जनरली हम जैसे मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं तो फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे वाटर का फिक्स है, ग्लास का फिक्स है। हम्म। तो वो आइसोट्रोपिक मटेरियल्स का फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आइसोट्रोपिक मींस कि जिसके सारे प्रॉपर्टीज, all the properties like in all directions are similar. We हम्म। cannot distinguish the direction इन आइसोट्रोपिक मटेरियल। पर लिक्विड क्रिस्टल्स में जो बायरिफ्रेंजेंस है वो जैसे दो वैल्यू अगर हम पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें तो उनके जो बायरिफ्रेंजेंस जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, और जो पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो बायरिफ्रेंजेंस, तो उसकी वजह से उसमें हम कॉम्प्लेक्स। लोग कलर्स देख पाते हैं। यस यस। तो ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक आपका एनिसोट्रोपिक। गूगल स्कॉलर प्रोफाइल आई वाज ट्राइंग टू फाइंड, तो मैं जो कुछ है कि नहीं बनाया आपने? हाँ है। जरा मुझे लिंक जरा भेजो व्हाट्सएप पे। हाँ एक किस नाम से है? आई जस्ट सर्च प्रियंका कुमार। प्रियंका कुमारी। आपने मुझे भेजा क्या? अभी एक सेकंड में भेज रही हूँ। ओके। इन सब पेपर के बारे में आई थिंक यू शुड आल्सो पुट ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। शायद किया है क्या आपने? हाँ हाँ, वो किया है मैंने। हाँ, आई जस्ट सॉ इट। वो करते रहना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ पार्ट।
उस पर भेज पाएंगे व्हाट्सएप पर, कैसे निकलेगा? इवन आई डोंट नो। ओके, आई गॉट इट। सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस। ओके, now fine, okay, प्रियंका कुमारी, ऑलराइट, कैंट स्टेट वाज ट्राइंग। तो इसमें देखा जाए, जो लेटेस्ट पेपर है आपका साइंस में, राइट, चिराल ग्राउंड स्टेट ऑफ कायरल ग्राउंड स्टेट ऑफ फेरोइलेक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, राइट? जरा बताइए इसके बारे में, जो आपने लेटेस्ट में साइंस विच इज वेरी प्रेस्टिजियस, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ जर्नल है, राइट? मतलब बताइए उसके लिए आपको पहले। तो क्या थैंक था यू। ये, क्या काम है, यदि कोई समझना चाहे तो? हम्म तो सबसे पहले तो कायरलिटी, ऑब्जेक्ट्स में जो कायरलिटी होती है वो उसका मतलब ये है कि हम कोई ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज अगर उसके ऊपर सुपर इम्पोज करें और वो सुपर इम्पोज ना हो, तो हम उन दोनों को, अगर हम मिरर इमेज और ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश कर पाए, तो उसको हम कायरल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो जनरली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या फिर नेचर में हम कायरलिटी देखते हैं, तो वो ओके। मॉलिक्यूलर कायरलिटी होती है। मतलब जो केमिकल कायरल सेंटर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में, उनकी वजह से कायरलिटी आती है। ओके। तो लिक्विड क्रिस्टल्स में भी, जैसे कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल एक लिक्विड क्रिस्टल्स का टाइप है, तो ओके। वो कायरल होते हैं। और उसमें क्या होता है कि न्यूमेटिक में अगर हम कायरल डोपेंट ऐड करें या कोई कायरल इम्प्योरिटी ऐड करे, तो वो उसको कायरल बना देता है, क्योंकि अच्छा उसमें अच्छा। केमिकल कायरल सेंटर्स होते हैं। ओके। तो ये तो अभी तक मतलब कायरलिटी के बारे में हम लोग जानते थे। अब जो हमारा मटेरियल है फेरोइलेक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, फेरोइलेक्ट्रिक न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, ओके। तो थोड़ा सा फेरोइलेक्ट्रिक न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के बारे में। हाँ। तो जैसे न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल है, अभी मैंने बताया कि उसके मॉलिक्यूल्स है वो रोड लाइक होते हैं, इलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। यस यस। पर उसमें है कि हम हेड और टेल, मॉलिक्यूल के हेड और टेल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक। क्योंकि जो मटेरियल का नेट पोलराइजेशन है वो जीरो होता है। ओके। हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइंड है, तो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स नीचे। नेगेटिव में अलाइंड है। ओके। पर फेरोइलेक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स में सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, जो उनका नेट डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो होता है। दे हैव तो समथिंग। उसमें पोलर डोमेन्स फॉर्म करता है मटेरियल, तो ओके। वो फेरोइलेक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल है। और ओके। ये सबसे पहले, वैसे तो प्रेडिक्ट तो 1916 में मैक्स बोर्न ने प्रेडिक्ट किया था, ओ। पर एक्सपेरिमेंटली अभी तक कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था जो अच्छा। फेरोइलेक्ट्रिक नेचर शो करे। तो ओ। ये सिंथेसाइज तो 2017 में दो अलग अलग ग्रुप्स ने सिंथेसाइज किया था, पर इसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि ये मटेरियल फेरोइलेक्ट्रिक है, वो 2020 में सबसे पहले कोलोराडो बोल्डर में एक प्रोफेसर के ग्रुप ने प्रूव किया। तो अच्छा। उसके बाद से मतलब एक्चुअली 2020 के बाद से ये फेरोइलेक्ट्रिक न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स पर रिसर्च स्टार्ट हुआ। ओके। तो और इसमें मतलब इसका एडवांटेज ये है कि जैसे न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो हम डिस्प्लेज में और बाकी एप्लीकेशंस में यूज़ करते थे, तो उसकी कंपैरिजन में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के और बाकी जो एक्सटर्नल फील्ड्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। अच्छा। तो जैसे न्यूमेटिक की कंपैरिजन में अगर हम फेरोइलेक्ट्रिक को देखें, तो वो 1000 टाइम्स लेस वोल्टेज में स्विच कर जाता है। एनर्जी एफिशिएंट। हम्म। हाँ, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है उसकी कंपैरिजन में जो अभी तक हम्म। अवेलेबल मटेरियल्स थे। तो ओके। और लिक्विड क्रिस्टल्स का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, मतलब कि हम्म। उनको हम गाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मॉलिक्यूल्स को कैसे अलाइन करना है, वो हम अच्छा। अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो आई जैसे सी। ग्लास प्लेट, जैसे हम लोग जनरली जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक जनरली लिक्विड क्रिस्टल्स को हम ग्लास प्लेट्स के बीच में स्टडी करते हैं। ओके। तो अब ग्लास प्लेट्स पर हम अपना पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ओके। जैसे मान लो ग्लास प्लेट पे कोई पॉलीमाइड कोट करके उसको हम एक डायरेक्शन में रब कर दिए, और फिर उसके ऊपर अगर लिक्विड क्रिस्टल फिल करेंगे, तो वो मॉलिक्यूल वो पॉलीमाइड का अलाइनमेंट फॉलो करेंगे। ओके। तो वैसे दे जैसे फोटो सॉफ्ट। पैटर्निंग एक मतलब पावरफुल टेक्निक है लिक्विड क्रिस्टल्स को अलाइन करने का, तो उस फोटो पैटर्निंग टेक्निक से हम अपने अकॉर्डिंग जिस कोई भी पैटर्न तैयार कर सकते हैं, और वो वाह। पैटर्न
ग्लास प्लेट पे पहले हम पैटर्न तैयार करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर मटेरियल फिल करते हैं, तो जो हमारा ग्लास प्लेट के ऊपर पैटर्न बनाया हुआ है वही वैसे वो मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाते हैं। अलाइन हो जाते हैं। तो जैसे Great. अभी जो इन 3-4 साल में लोगों ने स्टडी किया और पहले के भी जो थ्योरेटिकल पेपर्स थे ज़्यादातर, उसमें ये था कि फेरोइलेक्ट्रिक न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल है वो भी न्यूमेटिक की तरह ही बिहेव करना चाहिए, मतलब लोगों ने ऐसा प्रिडिक्ट किया था। और हालांकि एक पेपर था जो उनका चतुर्यान 1975 का, उसमें उन्होंने ये जो अभी हम डिस्कवर किए हैं वो बात करी थी कि मॉलिक्यूल्स मतलब फेरोइलेक्ट्रिक न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल है वो कायरलिटी शो करता है, मतलब हम्म मॉलिक्यूल्स न्यूमेटिक की तरह बिहेव नहीं करते, थोड़ा अलग होते हैं। हम्म पर ज़्यादातर अभी तक जो 3-4 साल में एक्सपेरिमेंट्स किए लोगों ने, तो उसमें वो दिखाए कि वो होमोजेनियस अलाइन करता है, मतलब जो न्यूमेटिक के मॉलिक्यूल्स है वैसे ही फेरोइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स भी अलाइन करते हैं। पर उसमें दिक्कत थी कि दिक्कत नहीं, मतलब उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था हम्म, उसमें था कि जो जैसे दो ग्लास प्लेट्स लिए, अब दोनों को एक डायरेक्शन में रब कर दिए, ठीक। तो ये दोनों ग्लास प्लेट्स चाहेंगे कि उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे उन दोनों के अलाइनमेंट फॉलो करें, ओके। और वो फॉलो करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सरफेसेस से उनको एक फोर्स मिल रहा है, एक टॉर्क मिल हम्म रहा है अलाइन करने के लिए। हम्म, तो अभी तक जो स्टडी थी उसमें ये था, पर ठीक। हमारे केस में हमने क्या किया कि एक सरफेस को रब किया, एक ओके। सरफेस से अलाइनमेंट प्रोवाइड किया, और दूसरा सरफेस डीजनरेट, डीजनरेट मीन्स कि ग्लिसरीन, जैसे हमने एक केस में ग्लिसरीन कोट किया एक में पॉलीस्टाइरीन, तो वो ग्लिसरीन जैसे कोई अलाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करता। ठीक। ग्लिसरीन पे मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं रोटेट करने के लिए, आओ। तो वो अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कौन सी डायरेक्शन कौन में सी? जाना है। हम्म तो एक एक सरफेस उनको फिक्स चाह रही है कि मतलब एक हम्म, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करे, पर टॉप सरफेस पे मॉलिक्यूल्स फ्री है अलाइन करने को। ठीक। तो इस केस में हम देखें कि जब न्यूमेटिक मतलब और लिक्विड क्रिस्टल के एक ही मटेरियल के अलग अलग फेजेस हम एक ही मटेरियल की स्टडी कर सकते हैं। आओ। तो वो जो मोस्टली ये लिक्विड क्रिस्टल्स थर्मोट्रोपिक होते हैं, मतलब कि हम टेम्परेचर के साथ उनके फेजेस ट्यून कर सकते हैं। आओ, ओके। तो जैसे मान लो ये जो हम मटेरियल इस पेपर में स्टडी किए हैं वो हाई हाई टेम्परेचर पे आइसोट्रोपिक फेज शो करते हैं, जैसे DIO एक मटेरियल है जो हम्म हम किए एक्सपेरिमेंट्स में, तो वो 182 डिग्री से अबव टेम्परेचर पे आइसोट्रोपिक नेचर शो करता है। पर अगर हम उसको 182 से 84 डिग्रीज तक जो रेंज है उसके बीच में वो निमेटिक अलाइनमेंट शो करता है, निमेटिक नेचर शो करता है मॉलिक्यूल्स का। तो जब निमेटिक वाला रेंज होता है तो ये सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वो मॉलिक्यूल सारे जो बॉटम प्लेट था उसके अलाइन उसका अलाइनमेंट फॉलो करते हैं, मतलब हम्म, टॉप सरफेस तुम कुछ भी रखो, जो बॉटम प्लेट से एक अलाइनमेंट प्रोवाइड हो रहा है मटेरियल को, तो वो पूरा होमोजेनियस अलाइन कर रहा है। आओ। पर जब हम उसको और नीचे मतलब फिर निमेटिक फेज है वो निमेटिक से नीचे टेम्परेचर में आती है, ओके। तो वो लो टेम्परेचर निमेटिक फेज है। हम्म तो जब हम उसको कूल डाउन करके फेरोनोमेटिक फेज में लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो पहले तो चूंकि फेरोइलेक्ट्रिक जैसे फेरोइलेक्ट्रिक जो सॉलिड फेरोइलेक्ट्रिक्स हैं उनमें डोमेन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, हम्म, तो पहले तो फेरोनोमेटिक में डोमेन फॉर्म करते हैं, और वो डोमेन्स मतलब डोमेन वॉल से सेपरेटेड डोमेन्स होते हैं। यस यस। और फिर उन डोमेन्स में हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक मतलब होमोजेनियस अलाइनमेंट नहीं शो करके वो ट्विस्टेड अलाइनमेंट शो कर रहे थे। हम्म, ट्विस्टेड मीन्स कि नीचे का जैसे मान लो हमारा सरफेस इस डायरेक्शन में रब था बॉटम सरफेस, ओके। तो बॉटम जो सरफेस के पास के मॉलिक्यूल्स है वो तो इस डायरेक्शन में अलाइन होंगे, पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो एक इस टाइप से मॉलिक्यूल्स ऐसे अच्छा। रोटेट, और ये हमने देखा कि जो नेबरिंग डोमेन्स हैं उसमें ऑपोजिट टाइप से अलाइन होते हैं, जैसे इसका अलाइनमेंट अगर ऐसे है तो दूसरे का ऐसे होगा। तो मतलब क्योंकि बॉटम सरफेस पे तो फिक्स है, पर टॉप हम्म सरफेस पे वो जैसे मर्जी अलाइन कर सकते हैं। हम्म, तो ये जो और ये हर अल्टरनेट डोमेन का सिमिलर पैटर्न था। ओके।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हमारा जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें कोई केमिकल कायरलिटी नहीं है, कोई कायरल सेंटर नहीं है। उसके बाद भी क्योंकि ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स है, और दोनों मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंडेड ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, You can see that. तो ये मतलब हुआ कि 50-50% कायरलिटी उसमें शो कर रहा था मटेरियल। जबकि अगर हम जब जैसे मैंने बताया कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जो निमेटिक में कायरल इम्प्योरिटी ऐड करके हम उनको बनाते हैं। कायरल बनाते हैं, Yeah. उस केस में क्या होता है कि हम एक ही टाइप की इम्प्योरिटी, जैसे मान लो लेफ्ट हैंडेड कायरल एडमिक्स ऐड किया हमने, तो वो या तो लेफ्ट हैंडेड कायरलिटी शो करेगा, या फिर अगर हम राइट हैंडेड ऐड किए तो राइट हैंडेड कायरलिटी शो करेगा। ये जो 50-50% वाला कायरलिटी है वो नहीं होता है। वो नहीं होता है। Yes. तो ये हमने इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि हर अल्टरनेट डोमेन है वो ऑपोजिट कायरलिटी शो कर जो रहा जो है। फर्स्ट टाइम देखा, राइट, तो कुछ लगा होगा कि कुछ में भी नहीं, फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट में भी कुछ गड़बड़ हो गया, राइट, हाँ वी हैव टू रीचेक फ्यू ये थिंग, एक्चुअली नेक्स्ट एक, कम टू कैन बी रिप्रोड्यूस इट। तो जरा हाँ इसके बारे हाँ में बताइए। हाँ, ये थोड़ा ऐसे एक्सीडेंटल जैसे ही था। यस। पहले हम मेरा एक दूसरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो दोनों प्लेट्स का अलाइनमेंट है वो हम फिक्स कर देते थे पहले। तो मॉलिक्यूल्स वो फॉलो करते थे अभी तक जितने एक्सपेरिमेंट हुए थे उसमें। पर मैं एक एक्सपेरिमेंट फोटो पैटर्न मतलब उसमें पॉलीमाइड कोट करके मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट फिक्स करते थे, पर मैं जो कर रही थी वो फोटो अलाइनमेंट से कर रही थी। तो फोटो अलाइनमेंट से जो मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट होता है, जो उन पे टॉर्क होता है, वो एंकरिंग एनर्जी बोलते हैं उसको, जो अलाइनमेंट करने की मतलब जो पावर है सरफेस के अलाइन करने की, तो उसको एंकरिंग स्ट्रेंथ या एंकरिंग एनर्जी है। तो वो पॉलीमाइड की बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो टॉप टू बॉटम मतलब अलाइन कर सकता है मॉलिक्यूल्स को। अगर दोनों प्लेट्स रब्ड है तो दोनों प्लेट वो बल्क में भी उनको कंट्रोल कर सकती हैं। पर जो फोटो अलाइनमेंट है वो उससे थोड़ी सी कम पावरफुल टेक्निक है। ओके। मतलब वो सरफेसेस के पास में तो अलाइन कर सकती है, पर बीच बल्क में उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। ओके। तो ये मैं फोटो अलाइनमेंट टेक्निक से वो अलाइन करने की कोशिश कर रही थी। तो न्यूमेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, न्यूमेटिक में वो बल्क में भी अलाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स। पर इसमें हम देख रहे थे कि कुछ मतलब जो मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं रह रहा था। अच्छा। इवन दो हमारे दोनों सरफेसेस फिक्स्ड अलाइन थे, उम, फिर भी हम देख रहे थे कि दोनों मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है जो मॉलिक्यूल्स है वो अलाइन नहीं कर रहे हैं। अब हमने बहुत बार ऐसे अलग अलग कोशिश की। सैंपल्स बना के अलग अलग सेल्स बना के कोशिश किए, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड के लिए उनको रख के देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखे कि कुछ मतलब हो सकता है हम एक्सपेरिमेंट में ही गलत कर रहे हो। हाँ, पॉसिबिलिटी रहती है भाई, बीइंग अ साइंटिस्ट हाँ, यू गॉट टू चेक तो उसके एवरीथिंग। बाद हमारे प्रोफेसर बोले कि मतलब ये कुछ अलग है जो कि हमको अलग से एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जरूरत है, सही बात। तो फिर हम सोचे कि अच्छा मतलब अगर एक प्लेट को हम फ्री छोड़ दे तो फिर देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स क्या होता है मटेरियल का। अच्छा। तो वो एक प्लेट फ्री छोड़ने का जो आइडिया था उससे फिर हम लोग ये देख पाए कि वो मतलब जो मटेरियल का नेचर है वही यूनिफॉर्म अलाइनमेंट का नहीं है, जो किनेमेटिक का यूनिफॉर्म अलाइनमेंट का होता है। तो ये मतलब ये ट्रिगरिंग पॉइंट था। पॉइंट था। फिर इसको पेपर को लिखा गया होगा, राइट? तो हाँ कब, कितना समय लगा इसको ड्राफ्ट करने में, और कब ये सबमिट तो हुआ, बहुत कितने? क्विक था सब, हाँ। क्योंकि एकदम से हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। प्रोफेसर को भी जब हम डिस्कस किए तो वो भी एकदम ऐसे देख के, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग था, अभी तक ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में सोचे नहीं थे। फिर हम सर्च किए लिटरेचर में तो इसका एक थियोरेटिकल पेपर था जो काचातुर्यान का 1975 का। अच्छा। और उसमें मतलब जो मॉडल था उनका, उसमें वो एग्जैक्टली ऐसे ही हेलिकोइडल स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किए थे उनके मॉडल के अकॉर्डिंग। तो वो पेपर हम जब पढ़े उसमें जो जो मॉडल था वो मैच किए, तो वो एग्जैक्टली हमारे एक्सपेरिमेंट से अलाइन हो रहा था। ओह, तो एक बूस्ट मिल गया तो कि वेल, हाँ वी हैव डिस्कवर्ड इट। हाँ, और फिर उसके बाद हमने अलग अलग टाइप के, जैसे कि अ, इस पेपर में हमने 3 अलग अलग टाइप के
एक्सपेरिमेंट्स है वो रिपोर्ट किए हैं। तो अच्छा। उसमें है कि बॉटम प्लेट तो हमेशा अलाइन हमने फिक्स रखा, पर जो टॉप प्लेट है वो एक बार हमने जस्ट फ्री फिल्म की तरह छोड़ दिया, मतलब एयर है, टॉप प्लेट है ही नहीं। एक केस में हम ग्लिसरीन कोट किए टॉप प्लेट पे, एक केस में हम पॉलीस्टायरीन कोट किए, तो हर केस में हमको सिमिलर रिजल्ट्स मिले। और फिर हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के लिक्विड क्रिस्टल फेरोइलेक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल अवेलेबल थे, तो हम तीनों सेटअप में अलग अलग ट्राई किए, तो उससे भी हमको सिमिलर रिजल्ट्स मिले, इसलिए फिर वो थोड़ा कंफर्म हो गए। और फिर ये इसका रीजन हम लोग जब सोचे कि मतलब क्यों ये ट्विस्ट शो कर रहा है, मतलब डिफरेंट क्या है इसमें और न्यूमैटिक में जो कि यस। मतलब अलाइन नहीं हो पा रहा है, तो उसका एक पॉसिबल रीजन था कि क्योंकि मॉलिक्यूल्स पोलर हैं तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो हाई होगा, और सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो जब वो ऑपोजिट ट्विस्टेड डोमेन्स होंगे तो एक दूसरे के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगा डोमेन्स का। It's all about, I think, Gibbs free energy. That's what he used to say. तो हाँ, फिर तो हम सोचे कि अगर हम कुछ एक्सटर्नल, ऐसा कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐड करें जो कि उस एनर्जी को बैलेंस कर सके, तो क्या होगा, मतलब एक्सटर्नली अगर हम उस एनर्जी को मिनिमाइज कर सके तो क्या होगा। तो उसके लिए हमने उसमें कुछ आयनिक इम्प्योरिटी मतलब आयंस ऐड किए मटेरियल में, एक्सटर्नल आयंस जो चार्जेस जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मटेरियल से आ रही थी उसको बैलेंस करने के लिए हम आयनिक लिक्विड ऐड किया था हमने। Okay. तो वो आयनिक लिक्विड ऐड करने के बाद हम देखे कि कुछ जैसे पॉइंट, और वो बहुत कम 0.5 वेट% आयनिक इम्प्योरिटी हमने ऐड करी मटेरियल में। तो उसके बाद हम देखे कि कुछ मतलब हाफ ऑफ द डोमेन्स हैं वो अनट्विस्टेड हैं। Okay. तो हाफ ऑफ द डोमेन्स का जो ट्विस्ट है, या तो वो मतलब ये अभी आगे एक्सप्लोर करना है ज़्यादा, पर उसमें है कि या तो उनकी पिच बहुत ज़्यादा हो गई। हम लोग जो स्टडी करते हैं मटेरियल वो माइक्रोमीटर स्केल, जैसे इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में मैंने 2 से 20 माइक्रोमीटर के रेंज में स्टडी किए सेल। Yes, तो yes. हो सकता है उसकी पिच अगर 100 माइक्रोन हो, 200 माइक्रोन हो, हम्म। तो भी हम उतने 2 माइक्रोन के सेल में देख पाना पॉसिबल नहीं है, उसमें तो लगता है कि वो अनट्विस्टेड है। पर True. ये मतलब उससे हमको एक बात कंफर्म हुई कि वो आयनिक इम्प्योरिटी ऐड करने से ट्विस्ट रिड्यूस होता है। हाँ, ये तो कम से कम कहा जा सकता है। ट्रू। हाँ, तो उससे हमारा ये जो एक रीजन था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वजह से वो ट्विस्ट कर रहे, तो ये थोड़ा कंफर्म हुआ। हाँ, यस यस। तो ट्रू। तो ये जब ड्राफ्टिंग से लेके और सबमिशन और रिव्यू, पीयर रिव्यू, कितना समय हम्म, लगा ये पेपर को साइंस पेपर अ, लाने में? तो ये बहुत मतलब जैसे काम स्टार्ट करने से लेके ही जब हम सबमिट किए, तो काम हम बाद में टाइम पीरियड देखे इसका, तो हम 6 अगस्त को काम स्टार्ट किए थे इस प्रोजेक्ट पे। हम्म। पर वो था 6 कि वो अगस्त जो 2023। हाँ, अच्छा। और हम 13 सितंबर को सबमिट कर दिए। तो सो क्विक। तो और फिर कुछ रिविजन्स भी थे कि कैसा रहा हाँ हाँ, एप्लीकेशन प्रोसेस? पर ये था कि इन मतलब ये जो ऑलमोस्ट 1 महीना और 1 वीक था, इसमें मेरा पूरा मतलब सोने के लिए हम 5-6 घंटे घर पे आते थे, उसके अलावा मेरा सुबह से लेके रात 1, 1:30, 2 बजे अंदर तक से इतना एक्साइटमेंट था लैब कि नहीं दिस था। इज अ न्यू डिस्कवरी। हाँ, तो हर दिन मतलब 2-3 घंटे प्रोफेसर के साथ डिस्कशन होता था। उसके बाद तो ये 13 सितंबर को हम पहले नेचर में सबमिट किए थे। अच्छा। उसके बाद नेचर से हम लोग उसमें रिव्यू के लिए आगे नहीं भेजो, उनका हम्म। ये था कि लिक्विड क्रिस्टल के इतने ज़्यादा रीडर्स नहीं हैं, ओके ओके। इसलिए वो लोग रिव्यू के लिए नहीं भेजे। तो उसके बाद हम सबमिट ये साइंस में सबमिट किए 27 सितंबर को। ओके। साइंस में हमको रिवीजन के लिए नवंबर एंड में आया, अच्छा अच्छा। और फिर दिसंबर एंड तक हम रिवाइज्ड वर्जन सबमिट कर दिए थे। भेज दिया। और किस तारीख को आया? किस रेडी? आई मीन, हाँ, कंग्रेचुलेशंस, वी आर और देयर टू गो। फिर सेकंड रिवीजन जैसा तो था नहीं, सेकंड रिवीजन में तो एक दो जो
ग्रामेटिकल एरर्स या फिर कुछ वर्ड चेंज करने थे, वैसा ही था। उसके बाद तो 14 फरवरी को एक्सेप्ट हो गया था। बहुत बहुत बधाई, बड़ा तो अचीवमेंट है। 27 हाँ, हाँ 27 सितंबर को सबमिट किए थे और 14 फरवरी को एक्सेप्ट हुआ। कैसा लगा जब साइंस का पब्लिकेशन हुआ फिर? इनिशियली थोड़ा एक्साइटिंग, इनिशियल थोड़ा नहीं, बहुत एक्साइटिंग था। सही बात जब है, बड़ी। रिव्यू के लिए भेजे तो ऐसे थोड़ी होप मिली कि हाँ मतलब हम्म, लोग, पहले हमको लग रहा था कि हो सकता है हम ही इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, हम ही सोच रहे हो कि इतना कई बार ऐसा भी लगता है, exciting। डाउट्स होते हैं, राइट? हाँ डाउट। पर जब, और साइंस का जो रिव्यू में भेजने का प्रोसीजर है वो भी थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है। उन लोगों के एडिटर्स, जैसे एडिटर्स का एक पैनल होता है, वो लोग वोट कॉन्फिडेंशियल वोटिंग से डिसाइड करते हैं कि रिव्यू के लिए भेजना है या नहीं। तो उसमें वो स्टेप जब क्लियर कर लिया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हाँ, कि ये मतलब नाउ वी आर अप टू समथिंग न्यू प्रोबब्ली। हाँ। और उसके बाद तो जब फर्स्ट रिवीजन आया, उसके कमेंट, रिवीजन के कमेंट्स भी मतलब जनरल कमेंट्स थे, जो जनरल डाउट्स थे, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था। तो उसमें तो फिर हो गया कि एक्सेप्ट तो हो जाएगा। तो 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 ऐसे साइंस पर से वो पहले की प्रियंका और साइंस के बाद की प्रियंका में क्या अंतर रहा? अंदर तो थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद में भी आ जाता है कि Confidence है, मतलब हम कुछ नया काम किए जो बड़ी बात हाँ, है। थोड़ा अपने काम को लेके ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम अब मतलब हम कुछ ऐसे नया काम कर सकते हैं, जो हम कोई काम, प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको लेके ऐसे एक कॉन्फिडेंस, इंटरनल कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कर सकते हैं। ट्रू। आपका एक और इससे पहले पेपर था, नेचर कम्युनिकेशन, दो वी हम्म। वी डू नॉट हैव मच टाइम टू डिस्कस अबाउट दैट। तो ये जो आपका एक्चुअली फाउंडेशन है वो मतलब, यदि मैं कहूँ इंडिया लेवल पे तो बहुत बहुत ऊपर है, राइट? आई मीन इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम। तो आप जब पीएचडी खत्म करेंगी, राइट, यू आई थिंक एकेडमिक पोजीशंस के लिए सुटेबल बैठती हैं मेरे हिसाब से, तो आप इंडिया आना चाहेंगी या फिर यू विल एक्सप्लोर यूएस फॉर सम मोर टाइम? First, I want to go for a postdoc after, just Yeah, after. after, I mean after postdoc. Yeah, after postdoc, my plan is to come back to India if I can get a good position in a good आई थिंक आपका जो institute. प्रोफाइल जो बिल्ड हो रहा है आईएससी और दैट लेवल का बिल्ड हो रहा है, एनीवेज कहीं भी रहे, साइंस का कंट्रीब्यूशन दुनिया में, जो कंट्री की दीवार है, जो बाउंड्रीज को नहीं हाँ, पहचानता, तो आपकी जो डिस्कवरी है वो कोने कोने तक पहुंचती है। इसको पेटेंट भी किया गया इस प्रोसेस को, या फिर पेटेंट अभी तक नहीं किया है इसको। मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन इसका अभी तक फेरोइलेक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स का ही डायरेक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो मोस्टली मटेरियल्स हैं वो हाई टेम्परेचर मटेरियल्स अवेलेबल थे अभी तक। अब कुछ कुछ रूम टेम्परेचर मटेरियल्स भी सिंथेसाइज किए हैं, तो अब और थोड़ा अभी तक हम लोग इसके जो इनिशियल प्रॉपर्टीज है वही डिस्कवर कर रहे हैं, अभी वही एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मे बी कुछ टाइम में हम लोग अगर एप्लीकेशन की डायरेक्शन में सोचे तो तब। अमेजिंग। जब मुझे मुझे तो पता ही नहीं था इस पेपर के बारे में। जब मुझे पता चला, then I texted you. I thought maybe I should have some interaction, similar, जैसे आप जेएनयू से हैं, we are all coming from that, उस लेवल तक पहुंच पाना रेयर रेयर रेयरेस्ट आई वुड से, वो मुकाम आप उसको लीड कर रही हैं। और आई थिंक आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये रेसिपी है थैंक यू। साइंस और नेचर की जो आपने पकड़ ली है, जस्ट आई नो, और वो ऐसी आपको रेसिपी पकड़ ली तो तो मतलब चलती रहती है आगे, दैट व्हाट हाँ, आई अभी तो सीन। लंबी जर्नी है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है तो लेकिन जैसे ही। शुरुआत तो करनी पड़ती है कहीं ना कहीं से, हाँ। या तो कहीं ना कहीं क्लिक होता है वो, बढ़ता है। अभी ट्रेनिंग हो रही है आपकी, आई थिंक यू नीड हाँ, 1 to 2 more years, get training nicely, maybe go for MIT for postdoc probably. let's then see. come, then come back to India ISC or some other Yeah, good. definitely I want to come back to India. So, so I would say whenever you come to India, you should email and go there and
अपना टॉक देनी चाहिए आपको। ये मुझे लगता है कि हाँ, मैंने यंग साइंटिस्ट एक्चुअली आपकी मैंने नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जो प्रोफेसर है राम रामास्वामी, उन्होंने हाँ बोला कि नेक्स्ट टाइम जब इंडिया हाँ आना हो तो उनको इन्फॉर्म करना, ताकि हाँ, वो ये या फिर आप कुछ कहीं नहीं करना, न्यूज़ एक ईमेल पेपर्स डालना है। ऑर्गेनाइज करें। तो आई थिंक उनके लिए अच्छा है कोई नया यंग ये बड़ी साइंटिस्ट आ रहा है जो कि इंस्पायर करेगा नंबर ऑफ पीपल, ऑडियंस, साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैं कहूंगा नेक्स्ट टाइम ये जरूर करिएगा आप। प्लान तो है। हाँ, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। एंड अपने रूट्स को ध्यान रखना, वो हमेशा पकड़ के हाँ हाँ, रखिएगा। बिल्कुल। रूट्स को कटने नहीं देना चाहिए। जहां से आप आते हैं कितना ही आगे निकल जाए, आप कहीं भी रहिए दुनिया भर में, अपने जो रूट्स हैं, अपने कल्चर को जरूर पकड़ के रखना पड़ता यस यस, है। एग्री। उस उन्हीं का योगदान है कि आप यहाँ तक इतना अच्छा कर रहे बिल्कुल। हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच कि रात के थैंक 12 यू बजे वेरी आपने मच। हिसाब से समय निकाला। थैंक यू। हाँ, we'll connect you soon. Take care. Bye. बाय बाय।